सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत मजे में होंगे। आज की इस वीडियो से अपने शुरू कर रहे हैं अपनी इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, बहुत मतलब अभी अकाउंटेंसी की तो बहुत सारी वीडियोस हैं, थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की तरफ भी बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, तो उन्हें भी हम लोग सीखना शुरू करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जैसे अकाउंटिंग के अंदर अपने ने अकाउंटिंग में अकाउंट्स में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स सीखे। जैसे कि अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स क्या है? एसेट्स, लाइबिलिटीज, डेटर, क्रेडिटर, है जी कि नहीं ये सब। तो उसी तरीके से इकोनॉमिक्स के कौन कौन से टर्म्स हैं? इकोनॉमिक के टर्म्स में आपको बोलूं, कुछ से आप हो सकता है फेमिलियर भी होंगे, जैसे डिमांड, सप्लाई, मार्केट। अब थोड़ा एडवांस लेवल के टर्म्स बोलूं, इन्फ्लेशन, मोनेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, डिवैल्यूएशन। ये सारे टर्म्स जो इकोनॉमिक्स के हैं, अब इनको आप जैसे अकाउंटिंग के अंदर आपने सीखा, आप सीखेंगे, बट उसके अंदर थोड़ा थोड़ा आपको टाइम लगेगा। जिस तरीके से अकाउंटिंग अभी आपने सीखनी शुरू करी है, आपको टाइम लग रहा है समझने में, उसी तरीके से इकोनॉमिक्स को भी टाइम लगेगा। ठीक है, ओवर द नाइट कुछ भी नहीं हो जाता। ठीक है जी, तो आपको धीरे धीरे समझना है हर एक कॉन्सेप्ट को। और एक चीज ध्यान रखनी है कि जो भी समझाया उसके बाद तुरंत उसकी रीडिंग कर लो, जो भी बुक फॉलो करते हैं आप। रीडिंग करने से आपके वो तुरंत दिमाग में जो जो यहाँ पे एग्जाम्पल्स हमने बताए हैं आपको, उसको आप फटाफट से उससे रिलेट भी कर लोगे एट द टाइम ऑफ रीडिंग। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स को पढ़ने से आपकी जो थिंकिंग है, वो एज ए इकोनॉमिस्ट काम करने लगेगी। ठीक है, आप जैसे जैसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेते जाओगे, जैसे जैसे इकोनॉमिक्स के थियरी समझोगे, इकोनॉमिक्स को पूरी तरीके से समझोगे, तो आप एक इकोनॉमिस्ट की तरह थिंकिंग करने लग जाओगे। तो यही इस सब्जेक्ट का पर्पस है कि आपको भी उस लेवल की थिंकिंग भी प्रोवाइड करे। ठीक है, वो लेवल ऑफ थिंकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इन केस ऑफ डिसीजन मेकिंग में। डिसीजन मेकिंग के अंदर इकोनॉमिस्ट की तरह भी हमें सोचना पड़ता है। तो ये सब्जेक्ट आपको वो उस तरीके के लेवल का सोचने में हेल्प करने वाला है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम शुरू करते हैं। अभी तो अपने ने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी है 11th के अंदर, 12th में पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। देखिए गाइस, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या है ये इकोनॉमिक्स? सबसे पहले इकोनॉमिक्स से पहले समझते हैं इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी क्या है? देखो लिखा है यहाँ पे, इकोनॉमी इज अ सिस्टम व्हिच प्रोवाइड्स पीपल मींस टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। अब मैं आपको बात करूं एक इकोनॉमी के अंदर आपने देखे होंगे इतने आपको पता है इतने सारे इंडस्ट्रीज हैं। ठीक है, इतने सारे बिजनेसेस हैं। उससे क्या है, लोगों को काम मिल रहा है, लोगों को जॉब्स मिल रही हैं। ठीक है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है तो वो उससे अर्न कर पा रहे हैं। ठीक है, अर्न कर पा रहे हैं तो अपने लाइफ को सस्टेन कर पा रहे हैं, सर्वाइव कर पा रहे हैं। तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम which provides people means to work and earn their living। ठीक है जी। अब क्योंकि इकोनॉमी एक सिस्टम है, तो आपने देखा होगा कि हर एक सिस्टम के अंदर उसके कुछ एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस होते हैं। उन प्रोसेस को समझना भी पड़ेगा कि वो सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है। तो अब मैं इकोनॉमी की बात करूं, सबसे पहले देखो, इकोनॉमी आपने सुना होगा इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं। इंडियन इकोनॉमी कैसे काम करता है जी? ठीक है, चाइनीज इकोनॉमी कैसे काम करता है, यूएस इकोनॉमी कैसे काम करता है, कोरियन इकोनॉमी कैसे काम करता है, ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी, स्विट्जरलैंड इकोनॉमी। तो ये सब इकोनॉमी कैसे कैसे वर्क करते हैं, देखो प्रोसेस क्या है उसका। सबसे पहला प्रोसेस जो है वो है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन सबसे पहला प्रोसेस होता है किसी भी इकोनॉमी। देखो, जब प्रोडक्शन नहीं होगा, जब तक आपके पास गुड्स नहीं होंगे, तब तक कंजम्पशन कहां से होगा जी? आपको गुड्स बना के रखने पड़ेंगे, आपको सामान बनाना पड़ेगा, तभी तो उसकी डिमांड, तभी तो मतलब कंज्यूमर। ठीक है, कंज्यूमर इज द पर्सन हु अल्टीमेटली कंज्यूम्स द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट को अपने यूज में लेता है। तो जब तक प्रोडक्ट नहीं होगा तो कंजम्पशन भी नहीं होगा। तो प्रोडक्शन इज द फर्स्ट एसेंशियल प्रोसेस इन द इकोनॉमी। फिर प्रोडक्शन के बाद कंजम्पशन की बारी आती है। अब देखो, प्रोडक्शन करने के बाद गुड्स जो है वो ऐसे तो पड़े नहीं रहेंगे, उनका कंजम्पशन होना शुरू होगा। तो धीरे धीरे कंजम्पशन होगा। अब कंजम्पशन से प्रोड्यूसर्स को इनकम जनरेट होगा, और ठीक है, प्रोड्यूसर को कंजम्पशन से इनकम जनरेट होगा, और
प्रोडक्शन करने से जो है कंज्यूमर को इनकम मिलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली कौन है, एम्प्लॉइज कर रहे हैं प्रोडक्शन, तो उनको इनकम मिलेगी, फिर वही अल्टीमेटली प्रोडक्शन में उसको खर्चा करेंगे, मतलब प्रोडक्ट खरीदने में उसको खर्चा करेंगे, ठीक है, दैट इज कंजम्पशन। उसके बाद आता है जी इन्वेस्टमेंट। देखो इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत जरूरी है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि जितना मैंने कमाया मैं सारा का सारा खर्च कर दूंगा, कंज्यूम कर दूंगा। मैं फ्यूचर के लिए भी तो चीजें बचा कर रखूंगा, इन्वेस्टमेंट भी तो करनी बहुत जरूरी है जी। इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आप देखो, अगर मैं थोड़ा सा, मेरे को जो टोटल अमाउंट मेरे पास है इन द फॉर्म ऑफ सैलरी मैं कंसिडर करके चलता हूं, कितना, 1 लाख रुपीज। अब वो 1 लाख रुपीज को मैं पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं करूंगा जी। मैं देखूंगा कि मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है, उतना निकाल के रख लिया अलग, और जितना पैसा बचा उसको मैं इन्वेस्ट कर दूंगा कहीं ना कहीं। हो सकता है कोई नया बिजनेस शुरू कर दूं, फिर वो बिजनेस शुरू करने से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। तो इकोनॉमी में ये 3 प्रोसेस चलते रहते हैं, और ये 3 प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली चलते रहने चाहिए। अगर ये बंद हो गए, अभी जैसे मैं पेंडेमिक की बात करूं, कोविड-19, इसके अंदर आपने देखा होगा कि प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। नहीं हो रहा था तो क्या हुआ, जितने भी एम्प्लॉइज थे उनकी जॉब्स जाने लगी, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट फैल गया कंट्री के अंदर, ठीक है। तो ये सिचुएशन जो है, प्रोडक्ट, ये तीनों जो प्रोसेसेस है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन भी होना चाहिए, कंजम्पशन भी होना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट भी होना चाहिए। आपको अपने नए नए बिजनेसेस में भी सेटअप करने हैं, नए एसेट्स भी बिल्ड करने हैं, तो वो सब क्या है, ये पूरा प्रोसेस है इकोनॉमी के अंदर, और ये चलता रहना चाहिए। अगर ये प्रोसेस रुक गया, ठीक है, तो इकोनॉमी एकदम से क्या उसको बोलेंगे ना, स्टॉप हो जाएगी वर्किंग करना। जो मनी घूम रहा है इकोनॉमी के अंदर, देखो इकोनॉमी में जैसे हमारे बॉडी के अंदर जिस तरीके से ब्लड ब्लड पूरे सर्कुलेट होता रहता है तो हमारी बॉडी फंक्शन कर पाती है, उसी तरीके से अगर इकोनॉमी ने फंक्शन करना है तो उसके अंदर पैसे का फ्लो होना चाहिए, और वो भी कॉन्टिन्यूस बेसिस पे। वो होगा इन तीनों प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो वो कॉन्टिन्यूसली ये तीनों प्रोसेस चलते रहने चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमी, ठीक है। अब एक बात बताइए, व्हाई डू वी लर्न इकोनॉमिक्स? अभी आप थोड़ी बताओगे, मैं बताऊंगा हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं जी। सबसे पहला जो यहाँ रीजन होता है वो दिख रहा है हमें, स्कैरसिटी। अच्छा जी, ये स्कैरसिटी क्या है? स्कैरसिटी का मतलब होता है व्हेन डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। मतलब एक प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है बट उसके करस्पॉन्डिंग सप्लाई नहीं हो रही है जी, जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है, तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी की वहां पे स्केयरसिटी हो जाएगी, ठीक है। अब स्केयरसिटी के बाद आता है दूसरा, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अब जो हमारे ह्यूमन वांट, अब जो हम लोग के वांट्स है, जो हमारे रिक्वायरमेंट्स है, वो तो हमेशा अनलिमिटेड रहने वाली है, ठीक है। बट हमेशा से हमारे पास रिसोर्सेज क्या रहते हैं, बिल्कुल लिमिटेड रहते हैं। वो तो अनलिमिटेड नहीं हो सकते किसी के भी पास, रिसोर्सेज तो हमेशा लिमिटेड ही होंगे ना। अब जैसे मैं बात करूं, यहां से समझिए आप, अब आप कार लेने जाते हैं जी, आपने बजट बना लिया 15 लाख का। अब ये लिमिटेड है आपका, आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप इससे ऊपर जाएं या इससे नीचे जाएं, तो ये आपका लिमिटेड रिसोर्स हो गया, इतना आपके पास है जी। अब आपने देख, अब आपको पसंद है Hyundai की क्रेटा। Hyundai क्रेटा 15 लाख रुपीज में, क्योंकि वो अच्छी मार्केट में स्टैंड भी करती है, इंडिया में नंबर 2 कार सेलर है, ठीक है। तो आपने जी देखा कि 15 लाख रुपीज में मुझे क्रेटा चाहिए Hyundai की। बट अभी क्योंकि इकोनॉमी के अंदर आपने देखा होगा पेंडेमिक के टाइम पर ही शॉर्टेज चल रही थी उसकी, सेमीकंडक्टर्स की। नाउ द सेमीकंडक्टर्स आर द एसेंशियल आइटम जो कि इन कार्स को बनाने के लिए यूज होते थे। उसके चलते क्रेटा की जो डिमांड थी वो तो बढ़ती चली गई, बट सप्लाई नहीं हो पाया, तो क्रेटा की वहां आ गई जी स्केरसिटी। बट ठीक है जी, वांट्स तो हमारे अनलिमिटेड। अब 15 लाख है, अब कोई मन बना के चल रहा है कि जी क्रेटा लेना है, क्रेटा की स्केरसिटी चल रही है मार्केट में, तो वो सोचेगा यार अब ये 15 लाख को मैं कहां डालूं, अभी तो मेरे पास है, कहीं ना कहीं तो मुझे डालना पड़ेगा। फिर वो अपनी और अलग 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 वांट्स को सामने लाता जाएगा अपने। फिर तीसरा है अल्टीमेट ऑप्शंस। बट उन, अब ये समझो आप ऑल्टरनेटिव में, उससे पहले कि जब वो अनलिमिटेड वांट्स को पूरे करने के लिए भी तो आपके पास 15 लाख है। मान लो अगर आज आपने वो 15 लाख किसी दूसरी वांट को पूरा करने में लगा दिया, और आप तो फिर कार नहीं ले पाओगे। कार तो आपकी उस समय की बेसिक रिक्वायरमेंट थी ना जी, कार नहीं होगी तो आपका ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम होगी, होगी कि नहीं। तो वो अमाउंट अगर आप कहीं और डाल दोगे तो फिर आपको कार सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, तो आपको सोचना पड़ेगा। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। अब ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं,
अब लोगों ने देखा कि मुझे मुझे भाई कार की अर्जेंट रिक्वायरमेंट तो है, तो मैं क्रेटा का इतना लंबा वेटिंग पीरियड नहीं देख सकता, मैं इतना वेट नहीं कर सकता जी। मैं सीधा चला गया क्रेटा से क्रेटा से किया की तरफ, मतलब हुंडई से चला गया मैं किया की तरफ। मैंने देखा जी किया किया की जो सेल्टॉस है, इतने ही बजट के अंदर, ये तो अल्टरनेटिव ऑप्शन अवेलेबल है ना मार्केट में जी, इतने ही बजट के अंदर किया सेल्टॉस भी मुझे अच्छी चीजें ऑफर कर रही है। इंजन भी वही का क्रेटा वाला मिल रहा है मुझे मुझे जी इंटीरियर भी बहुत सॉलिड मिल रहा है, मेरे को कंफर्ट भी गाड़ी के अंदर है, राइड क्वालिटी भी बढ़िया है, ठीक है, मेरे को फ्यूल एफिशिएंट भी है। तो आप क्या जाओगे जी, अल्टरनेटिव ऑप्शन की तरफ जाओगे, कार बाय कर लोगे। अब समझो एक चीज, वो आपने कार बाय कर ली, ठीक है, इन तीनों से समझो कि एक ये तीनों एक तरीके से हमारे सामने प्रॉब्लम की तरफ आएंगी। किसी चीज की स्कैरसिटी है, हमारे पास अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है, और हमारे पास ऑप्शन भी बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शन है मार्केट के अंदर। क्रेटा की स्कैरसिटी थी, बट आपकी वांट्स अनलिमिटेड हो सकती थी, बट आपने उस समय अपनी नीड और रिक्वायरमेंट को प्रायोरिटी दी, आपने प्रायोरिटाइज किया कि भाई मेरी नीड है, मुझे आज कार ही लेना है, दूसरी और नीड को मैंने सेक्रीफाइस करना है। तो ठीक है, आपने अपने वांट्स को सेक्रीफाइस किया, एक डिसीजन पे आपने ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस देखने शुरू कर दिए, तो आपको किया सेल्टॉस मिल गई। अच्छा जी, तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइस इन प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी, यही तो इकोनॉमिक्स है। हुंडई से किया की तरफ चले गए क्योंकि क्रेटा की जो है स्कैरसिटी थी, तो आपको किया सेल्टॉस में वो सारी चीजें मिल गई। वेटिंग पीरियड भी 1 महीने का खाली, इतना मैं वेट कर सकता हूं क्योंकि मुझे पता है मार्केट में सेमीकंडक्टर विच इज एन एसेंशियल एलिमेंट विच इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड कार, उसकी शॉर्टेज चल रही, मैं आई रेडी टू वेट फॉर 1 मंथ। ठीक है जी, तो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस इन प्रेजेंस ऑफ स्केर्सिटी। इट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन वांट्स। अब इससे देखो एक तरीके से आपकी ह्यूमन वांट्स, आपकी वांट्स और आपके रिसोर्सेज के बीच में इसने क्या किया, एक स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी की। देखो, आपने चाहिए थी आपको कार, आपके पास रिसोर्सेज सबसे पहले अनलिमिटेड, ठीक है, जो उस रिसोर्सेज को जिस पर आपने लगाना था उसकी स्केर्सिटी यानी क्रेटा की, बट आपके पास वांट्स तो आपके अनलिमिटेड, आप वो 15 लाख रुपए से और भी कुछ चीजें कर सकते थे अपने, हो सकता है आपकी और भी वांट्स पूरी थी, बट आपने क्या किया, आपने प्रायोरिटाइज किया अपने उस समय के नीड को कि जी मुझे कार चाहिए बिकॉज मेरी ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आने वाली है। सो इस तरीके से इकोनॉमिक्स क्या करता है, रिलेशनशिप स्टडी करता है। देखो इस तरीके से एक प्रॉपर आपने अपना माइंडसेट रखा, आपने बहुत सारा एनालिसिस किया, ठीक है, आपने इकोनॉमिक्स वाला माइंडसेट यूज कर दिया यहाँ पे। नाउ इकोनॉमिक्स एम्स टू इंश्योर दैट द रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। अब वो जो 15 लाख रुपए थे वो आपके सही जगह यूटिलाइज हो गए, समझ रहे हैं, आपको कार ही चाहिए थी, आपकी नीड, आपकी रिक्वायरमेंट कार थी, तो आपने उसका क्रेटा की जगह उसका सब्स्टिट्यूट किया सेल्टॉस ले लिया, जो कि आपको बहुत मतलब सेम चीज, और हो सकता है उसके कंपैरेटिवली, क्रेटा के कंपैरेटिवली उतने ही बजट में आपको किया और भी चीजें ऑफर करे। दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स के भी 2 ब्रांचेस हैं, समझना बहुत ध्यान से, इकोनॉमिक्स के ब्रांचेस हैं माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। 2 ब्रांचेस है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैं बात करूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो एक वो ओरिजिन उसका है ग्रीक वर्ड से, ऐसे तो दोनों खैर ग्रीक वर्ड से ही हैं, आप देख सकते हैं। तो जो माइक्रो है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से इट जनरेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड माइक्रोस, एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स इज जनरेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मैक्रोस। ये देखिए, बहुत बढ़िया जी। अब मीनिंग देख लेते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी। अब एक इंडिविजुअल यूनिट का बिहेवियर स्टडी करेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैं बात करूं जी ऑटोमोबाइल सेक्टर की। ऑटोमोबाइल सेक्टर का मैंने पर्टिकुलर वो सेक्टर चूज कर लिया, इट इज अ स्टडी ऑफ, इट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। द स्टडी ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर स्पेसिफिकली इज सब्जेक्ट मैटर टू द माइक्रो इकोनॉमिक्स। वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कहलाएगा। मैं देखूंगा और सारे सेक्टर से मेरे को मतलब नहीं, मैं देखूंगा ऑटोमोबाइल सेक्टर की डिमांड, सप्लाई। तो मैं किसकी स्टडी कर रहा हूं, ऑटोमोबाइल सेक्टर की, तो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूं। मैक्रो में क्या कहता है वो, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स एज अ होल। अब मैं सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर को नहीं हटा दूंगा, मैं देखूंगा कि पूरे एग्रीगेट मेरे इकोनॉमी में इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च कितनी डिमांड थी, एंड कितनी सप्लाई हुई, मैं तो ये देखूंगा। तो मैं अब क्या कर रहा हूं, एज अ होल स्टडी कर रहा हूं। इसके अंदर मैं सारे सेक्टर्स को इंक्लूड कर दिया, ऑटोमोबाइल सेक्टर, आईटी सेक्टर, एफएमसीजी मार्केट,
ठीक है, और भी आपके कई सारे जितने भी आपके गारमेंट्स का मार्केट हो गया, ओके, हर एक चीज का मार्केट, समझ रहे हैं, हर एक चीज का मार्केट, ऑर्नामेंट्स का मार्केट हो गया, डायमंड्स का मार्केट, गोल्ड का। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इकोनॉमी एज अ होल स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ। ओके, नाउ टूल्स इसके होते हैं डिमांड एंड सप्लाई, क्योंकि इंडिविजुअल स्टडी करता है तो इंडिविजुअल सेक्टर की डिमांड सप्लाई देखेगा, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई देखेगा, मतलब एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, इकोनॉमी में टोटल डिमांड में देखूंगा, तो इसका टूल्स भी हो गई जी एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अदर नेम से इसको हम लोग माइक्रो को प्राइस थियरी के नाम से भी जानते हैं और मैक्रो को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी के नाम से भी जानते हैं। अब बेसिक अजम्पशंस क्या है हमारे, देखो, इट अज्यूम्स दैट ऑल माइक्रो वेरिएबल्स आर कांस्टेंट। सीधी सीधी भाषा में बोलूं तो जब हम माइक्रो पढ़ रहे हैं तो मैक्रो को दिमाग में से निकाल देना है। मैक्रो के कोई भी कॉन्सेप्ट माइक्रो पढ़ते समय याद नहीं रखना है, क्योंकि जनरली हर किसी से ये गलती होती है, जब आप माइक्रो पढ़ के 12th में मैक्रो पढ़ते हो तो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं ऐसे जो आप रिलेट करते हो माइक्रो से, बट ये नहीं करना। ये अजम्पशन है कि जब आप माइक्रो पढ़ रहे हो तो मैक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट है, इसका मतलब है आपको उन्हें नहीं देखना है। और सिमिलरली अगर आप मैक्रो पढ़ रहे हो तो आपको जो जितने भी माइक्रो वेरिएबल्स हैं उनको इग्नोर मानना है, तो ये है बेसिक इग्नोर करना है। उसके बाद एग्जांपल देखो तो इनकम एंड आउटपुट ऑफ ऑटोमोबाइल सेक्टर, एक पर्टिकुलर सेक्टर का इनकम और आउटपुट मैंने देखा यहाँ पे, नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट ऑफ ऑल द सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, उसमें मेरा सारा आ गया, ऑटोमोबाइल, आईटी, ठीक है, बड़े बड़े और भी जितने इंडस्ट्रीज थी सबका आउटपुट मैंने देख लिया, तभी नेशनल इनकम नेशनल आउटपुट इज ऑल अबाउट इट इज द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आई होप आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, आपने इकोनॉमिक्स समझ लिया होगा अच्छे से, आपको वीडियो थोड़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। देखो, पर्पस ये इकोनॉमिक्स आपको कराने का कि आप रैशनल डिसीजन ले सको, चीजों को प्रायोरिटाइज कर सको अच्छे से, कि आपके लिए एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या चीज रिक्वायरमेंट है, क्योंकि रिसोर्सेज अवेलेबल है, 15 लाख रुपए हैं, बट आपको ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आ रही है तो कार लेना ही उस टाइम पे आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, फिर और कुछ नहीं, और कुछ को आपको सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा जी। तो इकोनॉमिक्स इस तरीके से सोचते हैं, तो अब ये थिंकिंग आपकी डेवलप होगी, शुरू होगी जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।